8th class, your next topic is why we need a constitution. Constitution की ज़रूरत क्यों होती है? In a democracy like us, people are at the center of political power, and the representatives elected by them rule only to serve their interest. डेमोक्रेसी जैसी इंडिया है, यहाँ पे लोग सेंटर में होते हैं पॉलिटिकल पावर के, और उनके द्वारा चूज़ किए हुए जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो उनके इंटरेस्ट के लिए वर्क करते हैं. In this situation, the constitution plays a crucial role in the proper functioning of a democratic government. तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट रोल जाता है कॉन्स्टिट्यूशन का, किस तरह से वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को फंक्शनिंग में हेल्प करेगा. इट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट डिफाइंस द रोल्स एंड पावर्स ऑफ पीपल्स इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव. क्योंकि सिर्फ संविधान ही है जो बताता है कि यहाँ पे चूज़ किए गए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की रोल और उनके पावर क्या होंगे. द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, किस तरह से MPs MLAs वर्क करेंगे. Also, it is on the basis of the guidelines mentioned in the constitution that any democratic country frame laws for different purposes. साथ में ये गाइड भी करती है किस तरह से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है लॉज वगैरह बनाएगी अलग अलग पर्पस के लिए. अब मेजर फंक्शंस देखते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सर्व डिफरेंट पर्पसेस. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे पर्पस हैं. सबसे पहला, it lays out certain ideals of principles that determine the structure, nature and duties of the government in a country. ये हमारी कंट्री की जो गवर्नमेंट है उसका स्ट्रक्चर, नेचर और ड्यूटीज़ को डिफाइन करती है, बताती है. इट हेल्प्स टू सर्व एज अ सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स दैट एवरीबडी रिस्पेक्ट्स एंड अबाइड्स बाय. साथ में ये सेट ऑफ रूल्स और प्रिंसिपल्स को बताती है जिनको सबको रिस्पेक्ट करना है, उनको मानना है. आवर कंट्री हैज़ डिफरेंट कम्युनिटीज़ ऑफ पीपल who belong to diverse religions. इंडिया कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी है. यहाँ पर अलग अलग रिलीजन, इकोनॉमिक, कल्चरल बैकग्राउंड वाले लोग रहते हैं. दे मे नॉट नेसेसरली एग्री ऑन एवरी इशू. इसलिए हर इशू पे एक साथ एक सहमति हमारी होना पॉसिबल नहीं है. देयरफॉर आवर कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प टू सर्व एज अ सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स फॉर एवरीबडी. इसीलिए यहाँ पे जो सेट ऑफ रूल्स और प्रिंसिपल्स हैं वो सबके लिए है. तो कई बार, हर बार हम सेटिस्फाइड हो ज़रूरी नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल आर सेटिस्फाइड. तो ये चीज़ें ध्यान में रखी जाती हैं. Our constitution contains rules to prevent that the domination of the majority over the minority. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये देखता है कि मेजॉरिटी माइनॉरिटी के ऊपर डोमिनेट ना करे. इट इंश्योर्स दैट द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटीज़ आर नॉट नेग्लेक्टेड. जो माइनॉरिटीज़ हैं, जो पिछड़ा वर्ग है, जिनकी आबादी कम है, उनके इंटरेस्ट को नेग्लेक्ट ना किया जाए. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज राइट टू इक्वालिटी टू ऑल सिटीजन. सबको इक्वल स्टेटस दिया था, इक्वालिटी वाला राइट मिलता है. नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर. किसी भी तरह से हम आपस में भेदभाव नहीं करेंगे, चाहे किसी भी रिलीजन के हो, कलर के हो, जाति के हो, या कोई सा भी हमारा जेंडर हो. आवर कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द नेचर ऑफ द कंट्रीज पोलिटिकल सिस्टम. हमारा संविधान हमारे पोलिटिकल सिस्टम को डिफाइन करता है. इट सर्व्स द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग गाइडलाइंस दैट गवर्न डिसीजन मेकिंग. इन द कॉन्स्टिट्यूशन द पावर ऑफ स्टेट एंड सेंटर आर क्लियरली डिफाइंड. संविधान में स्टेट की सबकी पावर क्लियरली डिफाइन होती है. when it comes to making laws, जब लॉ मेकिंग की बात होती है तो हर किसी की लिमिटेशंस, उनकी पावर सब डिफाइन होती है, उसके अकॉर्डिंग काम होता है. अगर हम इंडिया का देखें तो इंडिया हैज़ द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड. इट कंप्राइजेज ऑफ 25 पार्ट्स. सबसे बड़ा संविधान भी हमारा ये लिखित वाला 25 पार्ट्स में है. एंड हैज़ अंडरगॉन मोर देन 100 अमेंडमेंट्स. और 100 अमेंडमेंट्स से ज़्यादा इसमें हो चुके हैं. बदलाव अभी भी आगे जब जब पॉसिबल होगा, जब जब लगेगा, किया जाएगा. नाउ लॉज एंड डिसेंट क्या है? इन अ डेमोक्रेसी लॉज आर मेड फॉर द पीपल्स वेलफेयर एंड बेनिफिट. कोई भी कानून डेमोक्रेसी में लोगों की भलाई के लिए, उनके उत्थान के लिए बनाए जाते हैं. द पीपल्स इंटरेस्ट इज़ ऑलवेज बी टेकन इनटू अकाउंट. हमेशा लोगों के इंटरेस्ट को ध्यान रखा जाता है. इफ़ लॉज डू नॉट रिफ्लेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल. अगर कोई कानून लोगों के इंटरेस्ट को नहीं दर्शाता है, उनके वेलफेयर के लिए नहीं होता है, देन पीपल हैव द राइट टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट देम. तो हमारे पास एज अ सिटीज़न हमारे पास ये अधिकार है कि हम उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करें. मेनी टाइम्स सच प्रोटेस्ट हैव ब्रॉट ग्रेट चेंजेस इन द लॉ. और कई बार इन प्रोटेस्ट की वजह से कानून में बदलाव हुए हैं. लेट अस सी हाउ डिसेंट हैज़ हेल्प टू रीशेप अ लॉ. डिसेंट किस तरह से रीशेप करता है, लॉज को कैसे हेल्प करता है, देखते हैं. वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का आपको एग्जाम्पल दे रखा है. During the time of British rule, there were many laws against which people expressed their dissent or disagreement. जब ब्रिटिशर्स का रूल था इंडिया में तो कई कानून ऐसे थे जहाँ पे लोगों ने अपनी असहमति, डिसएग्रीमेंट दिखाया. मीन्स दे आर नॉट सेटिस्फाइड और दे आर नॉट एग्री टू एक्सेप्ट दीज लॉज.
वन ऑफ देम वॉज द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ऑफ 1878। ऐसा ही एक कानून था 1878 में बनाया गया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जो कि हमारी लोकल जो प्रेस है उसके अगेंस्ट में था, जो लोकल लैंग्वेज में न्यूज़पेपर आते थे उसके खिलाफ था। दिस लॉ रिप्रेस द फ्रीडम ऑफ द वर्नाकुलर प्रेस। अंडर दिस लॉ द न्यूज़पेपर्स इन Indian languages were to be censored for spreading rebellious information against the government। यहाँ पे हमारे जो लोकल न्यूज़पेपर्स थे, जो हमारी लोकल लैंग्वेज के अंदर अंग्रेज़ों के खिलाफ इंफॉर्मेशन स्प्रेड कर रहे थे, डेफिनेटली उसके लिए एग्री नहीं थे, तो उसके अगेंस्ट में ये कानून बनाया गया था। The Act ordered all Indian newspapers to submit their proof sheets before publication। इस एक्ट के अकॉर्डिंग सभी इंडियन न्यूज़पेपर्स को अपनी प्रूफ शीट जो है पब्लिक करने से पहले, पब्लिश करने से पहले ब्रिटिशर्स को सबमिट करनी थी। अंडर दिस एक्ट मेनी ऑफ द लोकल पेपर्स वर फाइंड एंड देयर एडिटर्स वर जेल। तो इसके अंतर्गत काफ़ी सारे लोकल जो न्यूज़पेपर्स थे उनके ऊपर फाइन लगाया गया, काफ़ी एडिटर्स को जेल में डाल दिया, क्योंकि डेफिनेटली ब्रिटिशर्स के खिलाफ थे। ऑल द प्रोमिनेंट लीडर्स ऑफ इंडियन कंडेम्ड द एक्ट एंड डिमांडेड इट्स इमीडिएट विड्रॉल। तो जितने भी प्रोमिनेंट उस वक्त के जो बड़े लीडर्स थे, इन सब ने इस एक्ट की आलोचना करी, इसका विरोध करा और इमीडिएटली इसको विड्रॉ करने की डिमांड करी। द एक्ट वॉज फाइनली विड्रॉन आफ्टर वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट। जब ये प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड हो गया, बहुत ज़्यादा फैल गया, तो अल्टीमेटली इस एक्ट को विड्रॉ करना पड़ा। अब जैसे सॉल्ट सत्याग्रह का दे रखा है यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल। अनदर एग्जाम्पल ऑफ डिसेंट, जहाँ पे लोग डिसएग्री हैं, इज़ द सॉल्ट सत्याग्रह ऑफ 1930। 1930 में आज़ादी से पहले महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था ये सॉल्ट सत्याग्रह, नमक आंदोलन। दिस वॉज एन एक्ट ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द ब्रिटिश टू इम्पोज अ टैक्स ऑन सॉल्ट विच सीवियरली अफेक्टेड द पुअर। एक्चुअली ये एक प्रोटेस्ट किसके खिलाफ था? अंग्रेज़ों ने सॉल्ट के ऊपर टैक्स लगा दिया था, जिससे गरीबों को काफ़ी नुकसान होने वाला था, क्योंकि नमक ऐसी चीज़ थी जो हर इंसान यूज़ करता है, और नमक तो पहले आम इंसान पानी बॉईल करके बना लिया करते थे, जो समुद्र के किनारे वगैरह रहा करते थे। द सॉल्ट एक्ट स्टेटेड दैट द मैन्युफैक्चर वॉज अ ब्रिटिश मोनोपोली मैन्युफैक्चर। तो यहाँ पर ये दिखाता है कि ब्रिटिश अपनी मोनोपोली राइट्स का इस्तेमाल कर रहे थे, मनमानी कर रहे थे। इन रिस्पॉन्स महात्मा गांधी अलॉन्ग विद हिज फॉलोअर्स मार्च्ड फ्रॉम साबरमती आश्रम टू डांडी। तो इस प्रोटेस्ट के टाइम पर महात्मा गांधी जो थे वो अपने फॉलोअर्स के साथ में, इनके 78 ट्रस्टेड वॉलंटियर्स थे, उनके साथ में वो साबरमती आश्रम से रवाना हुए और पहुँचे डांडी, जो कि कोस्टल टाउन था गुजरात का, वहाँ पर। और वहाँ पे इन्होंने बहुत ही सेरेमोनियल तरीके से जो समुद्र का पानी था उसको बॉयल करके नमक बनाया और उस कानून को तोड़ा। A large number of supporters followed him in the historical डांडी मार्च। इस ऐतिहासिक डांडी मार्च में मैंने आपको बताया 78 इनके सबसे ट्रस्टेड वॉलंटियर्स इनके साथ में थे। द डांडी मार्च ड्यू वर्ल्ड वाइड अटेंशन टू द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। इसकी वजह से पूरी दुनिया की नज़रें इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट की तरफ आई थ्रू एक्सटेंसिव न्यूज़पेपर कवरेज, क्योंकि काफ़ी न्यूज़पेपर्स ने इसको कवर किया था। द सत्याग्रह अगेंस्ट द सॉल्ट टैक्स कंटिन्यूड फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर। तकरीबन 1 साल तक ये सत्याग्रह चलता रहा, एंडिंग विद गांधी जी इज़ रिलीज फ्रॉम जेल। इस टाइम पे गांधी जी को जेल में डाला गया और फिर उनके रिलीज़ के साथ ये सत्याग्रह भी ख़त्म हुआ। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन इन दिस चैप्टर।